जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे प्रभावित होता है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी और आपको इसको समझना बहुत आसान लगेगा। तो हम वी नाउ स्टडी द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारा अब टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं कि हम एडजस्ट कर देते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का हम एडजस्ट करेंगे द सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन एट द वेरियस फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का आप मतलब ऐसे समझें, इसमें जितने फोटोन वहाँ पड़ेंगे उसको हम फिक्स कर देंगे। यदि आपने चूज़ कर लिया कि 100 फोटोन पड़ेगा तो 100 ही पड़ेगा, उनकी आप एनर्जी बढ़ाएंगे पर नंबर नहीं चेंज होने देंगे। इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी का मतलब कितने फोटोन जो हैं वो एमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ेंगे। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुँचेंगे। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये जो फिगर नंबर 2, इसको हम फिगर नंबर 1 कंसिडर करते हैं और इसको हम फिगर नंबर 2 कंसिडर करते हैं। आप यहाँ देखिए कि हमने इस कॉन्सेप्ट को तो पढ़ा है कि यदि हम कलेक्टर का जो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को यदि इंक्रीज करते हैं तो ये कुछ पुराना ही ग्राफ है ये। इसमें पहले जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता है तो थोड़ी देर के बाद जो सैचुरेशन करंट जो है वो आ जाता है, तो इसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसके बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे केस में हम जब विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर यदि हम एनोड जो है या जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, यदि हम उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, इफ़ इट इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस एमिटिंग इलेक्ट्रोड सी, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर वो अपने आप नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसका मतलब यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है ये रोक लेगा। रोकने के लिए एनर्जी चाहिए। अब हमें यही समझना है कि कितनी एनर्जी चाहिए, ये सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम ये चूज़ करते हैं कि आपने जो फोटोन फेंके उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो एच न्यू वन थी। तो न्यू वन फ्रीक्वेंसी थी तो उससे जो एनर्जी बनी उसको हम उदाहरण से लेके चलते हैं कि एच न्यू वन बनी। एच न्यू वन इस एनर्जी के यूनिट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं। तो मैं ये उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिल्वर का बना रखा है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा, ये सिल्वर का बना रखा है और सिल्वर का जो वर्क फंक्शन होता है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको हमने टेबल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यदि सिल्वर का है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इतने वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि यदि सिल्वर के अंदर से यदि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सिल्वर के सरफेस के ऊपर लाना हो, जैसे ये मैं एक इलेक्ट्रोड को ऐसे ले लेता हूँ इस तरीके से, तो 4.70 का मतलब क्या है, ये सिल्वर के एटम से बना हुआ है और इसके अंदर एटम है। ओके, और इसके ऊपर यदि आप अल्ट्रावायलेट रेज फेंक रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को यदि अंदर से सरफेस के ऊपर आना है तो 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वैसे ही खर्च हो जाएगी। अब यदि आप समझिए कि यदि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल 10.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन फेंक रहे हैं, ओके, ये समझ लीजिए, तो उसमें से 4.70 तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से छुड़ाने के लिए और सरफेस के ऊपर लाने के लिए एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा बची हुई एनर्जी के साथ, वो बचेगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब आपको ये समझना है, अब ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी के यूनिट को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको यदि इस इलेक्ट्रॉन को से इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। दूसरा केस, अब आप देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल ये उदाहरण दे दिया हमने कि जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी और यदि एनर्जी कम होगी तो हमें कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी उस स्लो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए।
दूसरे केस में मैं उदाहरण लेता हूँ, यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, जो इमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ने वाला फोटोन है, उसकी यदि फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा देते हैं, मीन्स मैं इसको लिख देता हूँ एच न्यू टू, और जो न्यू टू है वो न्यू वन से ज़्यादा है, तो मैं इसकी कोई वैल्यू लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो 12.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो सिल्वर के इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ रहा है। अब क्या होगा इसमें, 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होगी वो सिर्फ वर्क फंक्शन में ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एटम से छुड़ा के सरफेस तक लाने के लिए। तो बाकी कितनी एनर्जी बची, बाकी बची 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिर्फ आप इसको एग्जांपल समझे, एक 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है, अब वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की ओर चलेगा वो पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक है। अब ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़्यादा अपोजिट एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत है, अपोजिट फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। अब आप देख लीजिए, दूसरे केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ जाएगी। एक और उदाहरण ले लीजिए, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। अब हमने फिर प्रैक्टिस किया, बाद में दोबारा फिर से तीसरे केस में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, इसका मतलब जो पढ़ने वाले फोटोन हैं उनकी एनर्जी और बढ़ गई। मैं उदाहरण के लिए ऐसे ले लेता हूँ, अब हमने जो फोटोन एमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर गिराया उसकी एनर्जी 14.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, फोटोन की एनर्जी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब जो सिल्वर मेटल है उसका वर्क फंक्शन कितना होता है, 4.70। इसको समझना है आपने कि इतनी एनर्जी तो हर बार कहाँ खर्च हो जाती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सिल्वर मेटल के एटम से छुड़ा के सरफेस तक लाने में। और बाकी जो बची हुई एनर्जी होगी वो क्या होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जो होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा। अब यदि वो ज़्यादा एनर्जी लेके आया और उसको आप रोकना चाहते हैं तो आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी बनती है, यहाँ बनेंगी EV03, यहाँ बनेंगी EV02 और यहाँ बनेंगी EV01। तो यहाँ एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ EV03 is greater than EV02 is greater than EV01। So ये आप समझ सकते हैं कि effect of effect of frequency of incident photon on the stopping potential. The stopping potential, if the frequency is more, stopping potential is more. So stopping potential increase linearly with the frequency. If the frequency will increase, stopping potential will increase. So ये ग्राफ हमें क्या बताता है, इसके कंक्लूजन हमने यहाँ लिखे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, ये आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना होगा एग्जाम में तो आसानी होगी, वेर इज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट, उसमें एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी। मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि यदि उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन यदि एमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। यदि आप यहाँ से समझ लीजिए, जैसे स्टॉपिंग जो इसका वर्क फंक्शन है वो है 4.70, सिल्वर का जो वर्क फंक्शन है वो 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन को आपने सिल्वर के बीच सरफेस के से निकाल के सिर्फ बाहर भी लाना है तो कम से कम 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो यदि 4.70 से कम एनर्जी वाला, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाला फोटोन यदि इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब आपको समझ जाना है कि यदि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, यदि उससे कम फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन एमिटिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर स्ट्राइक करता है, देयर विल नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नेचुरली जीरो होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है तो उसको स्टॉप करने के लिए कौन सा पोटेंशियल चाहिए, तो चाहिए ही नहीं। तो ये समझना है आपको। हमें इन ऑब्जर्वेशन से कुछ एक इम्प्लीकेशंस भी नज़र आई हैं, उलझने हैं कुछ हमें, तो उसके साथ हम उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू 1/2
दिस इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? ये वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन मीन्स जो पड़ने वाले फोटोन है। अब आप यहाँ उदाहरण के लिए देख भी लो, जब आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को रखा था 10.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो था उसके पास एनर्जी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी 12.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया और पढ़ने वाले फोटोन की एनर्जी होगी 14.70, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यदि काइनेटिक एनर्जी, यदि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इन वैल्यू से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, यदि वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है, जिसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं आपके साथ, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे इंटेंसिटी जितनी मर्जी ज़्यादा हो। मतलब यदि लाखों करोड़ों अरबों फोटोन जो है वो इसके ऊपर पड़े, पर यदि उनकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से कम होगी, तो कोई भी वर्क फंक्शन से कम होने का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब फोटोन पड़ने से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट these two implications and we proceed ahead now। जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सभी मेटल्स के लिए अलग अलग होगी और इसको हम वर्क फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। और इसको वर्क फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है एच न्यू ज़ीरो। तो ये जो न्यू ज़ीरो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की ही वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स एंड डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जो लाइट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जो लाइट पड़ने के बाद अपना रिस्पॉन्स बहुत जल्दी से दिखाते हैं, दे रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू लाइट। पर आप इसको भी ध्यान से देखें कि जो सेलिनियम है, इट इज़ मोर सेंसिटिव देन जिंक। सेलिनियम जो है उस जिंक से ज़्यादा सेंसिटिव है और कॉपर से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। So the same photosensitive substance gives the different response to the light of the different wavelength। अलग अलग एनर्जी की लाइट को जो फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अल्ट्रा वायलेट लाइट आप फेंक रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो कॉपर तो इसको दिखाएगा, बट फॉर द ग्रीन और रेड लाइट ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा। आप यदि कॉपर का जो है अमिटिंग इलेक्ट्रोड बनाते हैं और यदि आप इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लाइट फेंकते हैं तब तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, बट आप जो रेड लाइट और ग्रीन लाइट है ये विजिबल लाइट के पार्ट हैं। यदि आप विजिबल लाइट इसके ऊपर फेंकेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि जो विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी कम होती है। सिंपल सी बात है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो ये जो सारे ही हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसमें हमने ये बात देखी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही फोटोन इस मेटल के ऊपर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत जल्दी निकल आता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो 10⁻⁹ सेकेंड में होना शुरू हो जाता है। माने इसको आप 1 सेकेंड ये हो गया और इसका आपने इतना हिस्सा कर देना है। इसका मतलब ये है इतने थोड़े समय में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने पहला जो टेक्स्ट था उसमें पढ़ा था कि इंटेंसिटी के ऊपर जो इंटेंसिटी का फोटो करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन सभी से हमने जो कुछ कंक्लूजन निकाले हैं उनकी हम एक समरी बना के आपके सामने रखी है और इनको हम लॉ कह सकते हैं। दीज आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। सो फर्स्ट वन ये है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आएगा कि यदि आपके पास कोई फोटो सेंसिटिव मटीरियल है, दिस इज इफ़ यू हैव एनी फोटो सेंसिटिव मटीरियल, और यदि फोटो सेंसिटिव मटीरियल के ऊपर जैसे यहाँ है फोटो सेंसिटिव मटीरियल, यदि इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ती हैं और वो रेडिएशन जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है,
ठीक है। तो जो करंट पैदा होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले एक्सपेरिमेंट से, इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट current is directly proportional to intensity of incident radiation। इतना सा याद रखना है आपने, इंसिडेंट रेडिएशन। और दूसरी बात क्या कही, यदि आपके पास कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल है कि वो लाइट को रिस्पॉन्स करता है वो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में हमने पढ़ा था कि सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो सैचुरेशन करंट है, वो तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है। अगले पार्ट को देखिए, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ये समझ लें। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से आपने सीधा समझना है कितने फोटोन जो हैं वो इस प्लेट के ऊपर पड़ रहे हैं। इसको समझना बड़ा सिंपल बात है। इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन कितने फोटोन पड़ रहे हैं, करंट का सीधा रिलेशन यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जो थर्ड जानकारी आपको मिलेगी वो ये रहेगी कि फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल वहाँ एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, और यदि उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यदि उस फ्रीक्वेंसी से, यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यदि इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा तो क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। इफेक्ट इज पॉसिबल, इतनी सी बात है इसमें। सो इसको आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, और इसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। बाउंड्री है ये, इससे पीछे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इससे आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे फोटोन पड़ा वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसको शुरू होने के लिए बहुत कम समय लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड या इससे भी कम, राइट। So this is all about the concept of photoelectric effect we have studied so far। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आपको इसकी तह तक जानकारी मिल गई होगी। और यदि आपको फिर कोई समस्या है, कोई सुझाव है बेहतर करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।